साथियों, आज हम पढ़ेंगे आरपीएससी ने जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम लिया 2024-25 में, जिसके अभी रिजल्ट आ रहे हैं, उनके हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं भारतीय इतिहास और राजव्यवस्था के क्वेश्चन से। तो गुप्त काल का वह महान राजा कौन था जिसने शकों को धूल चटाकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हराया था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के बाद यह उपाधि ली थी। इसी के काल को साहित्य और कला का स्वर्ण युग माना जाता है। आगे, किस मुगल शहंशाह के ज़माने में चित्रकला अपनी औकात से ऊपर पहुंचकर स्वर्ण युग बन गई थी? तो इसका आंसर हो जाए जहांगीर। जहांगीर के काल में चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। जहांगीर खुद चित्रकला का बड़ा पारखी था। उसके काल में चित्रकला प्रकाष्ठा पर पहुंच गई थी। कहते हैं जहांगीर अपने किसी भी चित्रकार द्वारा अलग अलग एक चित्र को अलग अलग चित्रकारों द्वारा बनाया गया होता था, तो चित्र को देख करके जहांगीर ये बता देता था कि कौन से चित्रकार ने इसकी आंख बनाई है, कौन से ने इसकी नाक बनाई है। इस प्रकार बहुत ही ज़्यादा पारखी था जहांगीर। 1857 की क्रांति के टाइम इंडिया का गवर्नर जनरल कौन सा अंग्रेज था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 में कैनिंग गवर्नर जनरल थे, जिसे भारत का पहला वायसराय भी बनाया गया था। भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राम मोहन राय द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी थी? तो इसमें आंसर होगा संवाद कौमुदी। राजा राम मोहन राय की है बंगाली पत्रिका 1821 में आई थी, जो सामाजिक सुधारों का प्रचार करती थी। आगे है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा चलाए गए शुद्धि आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा चलाए गए शुद्धि आंदोलन का उद्देश्य ऐसे लोगों को वापस हिंदू धर्म में लाना जिन्होंने दूसरे धर्म अपना लिए थे। यानी हिंदू धर्म में पुनः वापसी को इस शुद्धि आंदोलन कहा था। दयानंद सरस्वती ने इस आंदोलन को चलाया था। शुद्धि आंदोलन का मकसद धर्मांतरित लोगों को शुद्धिकरण के बाद हिंदू धर्म में वापस लाना था। किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य सफलताओं के कारण इतिहासकार वी.ए. सिमथ ने भारत का नेपोलियन कहा था? तो ये समुद्रगुप्त इसका आंसर हो जाएगा। यानी जो सिमथ थे उन्होंने भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा था? गुप्त। तो ये थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को उनकी विजयों के कारण यह उपाधि दी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो ये था लाहौर अधिवेशन 1929 में, जो रावी नदी के किनारे हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन 1929 में यह प्रस्ताव पारित हुआ था। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो कौन से देश से ली गई है? तो ये आयरलैंड से ली गई है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से ली गई है। मित्रों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रावधान से संबंधित है? समान नागरिक संहिता से संबंधित अनुच्छेद है 44, यानी अनुच्छेद 44 है, वो सिविल कोड से संबंधित है। अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देश तत्वों के तहत यूसीसी लागू करने का निर्देश देता है। द्वैध शासन प्रणाली को पहली बार किस अधिनियम के तहत प्रांतों में लागू किया गया था? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में भी लागू किया गया। द्वार की है, द्वैध शासन प्रणाली है, दोहरी शासन प्रणाली है। यह भारत सरकार 1919 के तहत प्रांतों में लागू कर दिया। किस में लागू कर दिया? याद रखना, एक तो होता है केंद्र में, एक है प्रांतों में। तो प्रांतों में लागू कब किया है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में किया है। भारत सरकार अधिनियम 1919, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किसको कहते हैं? भारत सरकार अधिनियम 1919 को कहते हैं। इसमें प्रांतों में द्वैध शासन शुरू किया गया था। भारतीय संसद की किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। लोक लेखा समिति सरकारी खर्चों की जांच करती है, जबकि प्राक्कलन समिति खर्चों में कमी के अनुमान लगाती है। भारत के संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज है ना,
वो कौन से देश से लिए गए हैं? ये है सोवियत संघ यानी रूस से लिए गए हैं। तो मूल कर्तव्य सोवियत संघ से लिए गए हैं, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। यानी मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, ये बाद में जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर सदस्यों को की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो 10वीं अनुसूची है। दल बदल, द से 10 याद रखना, द से दल, द से 10 और द से दल। तो दल बदल है ना, वो 10वीं अनुसूची में है। 10वीं अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था। तो संविधान कौन सा संशोधन कौन सा था? 52वां। कब हुआ? 1985 में। किससे संबंधित है? दल बदल से। यानी कोई भी व्यक्ति है ना आसानी से अपना दल है वो बदल नहीं सकता। ये कौन सी अनुसूची में बताया गया है? 10वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी जिसको मृत्युदंड दे दिया या कोई दंड दे दिया तो उसको क्षमा कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। ये पावर अनुच्छेद 72 देता है। अनुच्छेद है वो 72, ये अधिकार राष्ट्रपति को देता है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड सहित किसी भी सजा को माफ कर सकता है। राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे अपनी धाक जमाए हुए है? यानी गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है? तो ये कांतली नदी के किनारे है। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे स्थित है और ये ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी मानी जाती है। 8वीं 10वीं शताब्दी में राजस्थान में मंदिरों का निर्माण करता कहलाने वाला वंश कौन सा था? तो ये गुर्जर प्रतिहार वंश था। मंदिरों का निर्माण करता वंश कौन सा था? गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार शासकों ने महामारू शैली के शानदार मंदिरों का निर्माण करवाया था। किस राजा ने खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा और हिंदूपत की उपाधि पाई थी? तो ये महाराणा सांगा थे। महाराणा सांगा ने बाबर से युद्ध लड़ा और पाती पैरवण की प्रथा निभाई थी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की वो उपाधियां कौन सी थी जो उसकी वीरता दिखाती है? तो ये थी राय पिथौरा और दल पंगुल। दल पंगुल का मतलब होता है विश्व विजेता। किस दानवीर ने अपनी पूरी दौलत महाराणा प्रताप को सौंपकर मेवाड़ का उद्धारक की उपाधि धारण की थी? तो ये थे भामाशाह। भामाशाह ने प्रताप को आर्थिक मदद दी। इन्हें मेवाड़ का कर्ण भी कहते हैं भामाशाह को। विराट, जिसे विराटनगर भी कहते हैं, सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह है बाणगंगा नदी के किनारे। विराट सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे है। विराट सभ्यता जयपुर में बाणगंगा नदी के किनारे है, जहाँ से अशोक का भाबरू शिलालेख मिला है। हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 में लड़ा गया था, गोगुंदा का युद्ध के किस इतिहासकार ने इसे गोगुंदा का युद्ध नाम से संबोधित किया? तो बंदायूं ने कहा। जो अब्दुल कादिर बंदायूं था उसने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा? गोगुंदा का युद्ध कहा। बंदायूं ने अपनी पुस्तक मुन्नत ख्वाब उत तवारीख में इसे गोगुंदा का युद्ध कहा है। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान किसान पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी विजय सिंह पथिक ने, जिसका विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह था। तो किसान पंच बोर्ड की स्थापना की थी विजय सिंह पथिक ने। किसान पंच बोर्ड की स्थापना 1916 में विजय सिंह पथिक द्वारा की गई थी। अमर शहीद नानक जी भील का कनेक्शन किस किसान आंदोलन से था? ये था बूंदी किसान आंदोलन से। जो नानक जी भील है उनका है बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है। वो नानक जी भील 1923 में बूंदी रियासत के डाबी कांड में शहीद हो गए थे। राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में, जिसको संयुक्त राजस्थान कहते हैं, राजधानी कहाँ बनी थी? तो ये बनी थी उदयपुर में। एकमात्र रियासत को शामिल किया गया था उदयपुर और इसी को राजधानी बनाया। तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान में उदयपुर रियासत शामिल हुई और इसी को राजधानी बनाया गया। लोक देवता गोगा जी का जन्म स्थान कौन सा है? तो यह है ददरेवा चुरू। लोक देवता गोगा जी का जन्म स्थान है ददरेवा चुरू। गोगा जी का जन्म ददरेवा चुरू में हुआ, जिसे शीर्ष मेड़ी कहते हैं, जबकि इनकी धड़ है वो गोगा मेड़ी नौर हनुमानगढ़ में पड़ी थी, जो जिसे धुर मेड़ी कहते हैं। बड़ी ठनी शैली भारत की मोनालिसा किस रियासत की पहचान है? तो यह है किशनगढ़ की। बनी ठनी जो शैली है वो जिसको भारत की मोनालिसा कहते हैं, किस रियासत से संबंधित है? तो किशनगढ़ रियासत से संबंधित है। बनी ठनी चित्रकला किशनगढ़ शैली की है, जिसे निहालचंद ने बनाया था।
लांगुरिया गीत किस देवी की पूजा में गाए जाते हैं? तो ये केला देवी के मंदिर में गाए जाते हैं। करौली की केला देवी के मेले में भक्त लांगुरिया गीत गाते हैं। मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे पुराना चित्रित ग्रंथ कौन सा है? यह है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। याद रखना मित्रों, मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे पुराना चित्रित ग्रंथ कौन सा है? इस ग्रंथ का नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। यह ग्रंथ 1260 ईस्वी में महाराजा तेज सिंह के टाइम में चित्रित हुआ था। कागजी टेराकोटा के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो यह है अलवर। कागजी टेराकोटा के लिए राजस्थान का अलवर जिला प्रसिद्ध है। अलवर की कागजी टेराकोटा प्रसिद्ध है, जिसमें मिट्टी के बर्तनों को पतला बनाया जाता है। नेजा किस लोक देवता से संबंधित नृत्य है? नेजा रामदेव जी से संबंधित है। ये नेजा नृत्य रामदेव जी के भक्तों द्वारा उनके मेले के अवसर पर किया जाता है। और ये भी होता है कि रामदेव जी की जो 5 रंग की ध्वजा होती है उसे नेजा कहते हैं। जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किस लोक देवता की फड़ बांधते समय किया जाता है? देवनारायण जी। देवनारायण जी की भोपे जब देवनारायण जी की फड़ बांधते हैं तो जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। देवनारायण जी की फड़ गुर्जर भोपों द्वारा बांधी जाती है। दांत में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? तो यह है चूप या रखन। चूप या रखन है वो दांत में पहना जाता है। चूप या रखन आभूषण दांत में पहना जाता है। मरु महोत्सव राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया जाता है? जैसलमेर में। मित्रों याद रखना, मरु महोत्सव है जैसलमेर, थार महोत्सव बाड़मेर। तो मरु महोत्सव हर साल शीत ऋतु में जैसलमेर में आयोजित होता है। आगे है राजस्थान के भूगोल और अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन। राजस्थान में 56 का मैदान किस नदी बेसिन में स्थित है? यह है माही बेसिन नदी में। राजस्थान में 56 का मैदान जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का मध्यवर्ती क्षेत्र है, माही बेसिन का जो क्षेत्र है उसमें 56 गांव का समूह है, इसलिए 56 का मैदान कहते हैं। और ये कहाँ पर है? माही बेसिन नदी में है। 56 का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच माही नदी के किनारे स्थित है। राजस्थान में राहत कुओं के माध्यम से खेती किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है? यह है शुष्क प्रदेश की विशेषता है। राहत कुओं से यहाँ पर सिंचाई होती है। राहत एक पारंपरिक जल निकालने का उपकरण है जिसका प्रयोग मुख्य रूप से शुष्क क्षेत्रों में होता है। राजस्थान में बिशलपुर परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह है बनास नदी पर। बिशलपुर परियोजना बनास नदी पर है। बिशलपुर बांध टोंक जिले में बनास नदी पर स्थित यह सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर किस जिले में है? बिल्कुल सिरोही जिले में है। गुरु शिखर 1722 मीटर है। आबू पर्वत सिरोही में स्थित है। कहीं कहीं आपको इसका आंसर 1727 मीटर भी मिल सकता है। वो वहाँ पर एक मंदिर है उसको शामिल करते हैं तो 1727 हो जाती है, परंतु यदि दोनों हो तो 1722 ही आपको सही मानना है। अरावली पर्वतमाला की तीसरी सबसे ऊंची चोटी देलवाड़ा जो 1442 मीटर है किस जिले में है? देलवाड़ा भी सिरोही में है। देलवाड़ा चोटी भी सिरोही जिले में स्थित है। चंबल नदी राजस्थान में किस स्थान से प्रवेश करती है? 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। चंबल नदी राजस्थान में 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। ये मध्य प्रदेश में धार जिले से इसका उद्गम स्थल है। राजस्थान के उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय भाग में शीतकाल में होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? मावठ कहते हैं। मित्रों जो गेहूँ और चने की फसल के लिए अच्छी होती है। मावठ पश्चिमी विक्षोभ के कारण रबी की फसल गेहूं के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। राजस्थान में खड़ीन किस उद्देश्य से प्रसिद्ध है? तो पारंपरिक जल संरक्षण और कृषि के लिए प्रसिद्ध है। खड़ीन जैसलमेर क्षेत्र की एक पारंपरिक जल संरक्षण विधि है। राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा संयंत्र कौन सा है? सोलर पावर प्लांट सबसे बड़ा है बड़ला, जोधपुर में है, उसको सबसे बड़ा माना जाता है। बड़ला सोलर पार्क जोधपुर या फलोदी एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। राजस्थान में कृषि बजट यानी एग्रीकल्चर बजट को पहली बार सामान्य बजट से अलग किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 2022-23 में। तो 2022-23 में कृषि बजट को अलग कर दिया गया है। याद रखना मित्रों, राजस्थान में मुख्यमंत्री द्वारा 22-23 में पहली बार कृषि के लिए एक अलग बजट प्रस्तुत करने की शुरुआत की गई थी। राजस्थान में सवर्ण आरक्षक
का मुख्य निक्षेप किस जिले में पाया जाता है? बांसवाड़ा। आनंदपुरा भूकिया यहाँ प्रमुख खनन क्षेत्र है। बांसवाड़ा। स्वर्ण अयस्क का मुख्य निक्षेप है वो बांसवाड़ा में है। राजस्थान में स्वर्ण अयस्क का मुख्य भंडार बांसवाड़ा जिले के आनंदपुर भूकिया क्षेत्र में पाया गया है। राजस्थान में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्य करने वाली मुख्य संस्था कौन सी है? तो यह है रिको। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने वाली मुख्य संस्था राजस्थान में है रिको। रिको राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास और वित्त पोषण और निवेश को बढ़ावा देने के लिए स्थापित प्रमुख संस्था है। आगे है राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन है। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल और उच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श के बाद की जाती है। जो राजस्थान का उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है ना, उसकी नियुक्ति किस प्रकार की जाती है? राष्ट्रपति करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल और उच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श लेने के बाद राष्ट्रपति करता है। मित्रों याद रखना, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति द्वारा कोलेजियम की सिफारिश पर की जाती है। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को उनके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये राष्ट्रपति के पास अधिकार प्राप्त है। मित्रों आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकते हैं। आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को केवल राष्ट्रपति हटा सकते हैं। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव कौन आयोजित कराता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। मित्रों जो पंचायती राज संस्थाओं के जो चुनाव होते हैं ना त्रिस्तरीय, वो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। अनुच्छेद 243 के अनुसार राज्यों में पंचायती राज और नगर पालिकाओं के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। राजस्थान विधानसभा में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है? तो कुल सदस्यों का 10वां भाग 1/10 या फिर 10 सदस्य, जो भी अधिक हो वही होता है। अनुच्छेद 189 के अनुसार गणपूर्ति कुल सदस्यों का 10वां भाग होता है। जैसे राजस्थान में 200 सदस्य है तो 20 सदस्य होने जरूरी है गणपूर्ति के लिए, यानी विधानसभा चलाने के लिए। राजस्थान में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा, यानी सरकारी वकील इसको कह सकते हैं महाधिवक्ता, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 165 के तहत राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति का प्रमुख अध्यक्ष कौन होता है? तो ये मुख्यमंत्री होता है। राजस्थान जो मानवाधिकार आयोग है ना, उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हेतु एक समिति का गठन किया जाता है। उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हेतु जो समिति गठित की जाती है उनके अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। नियुक्ति राज्यपाल करते हैं लेकिन समिति का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू कब किया गया था? तो ये 1967 में लागू किया था। पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1967 में लगा था जब मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। मोहनलाल सुखाड़िया के समय 1967 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सरदार गुरुमुख निहाल सिंह थे। मित्रों सरदार गुरुमुख निहाल सिंह के क्या थे? प्रथम राज्यपाल थे। तो इससे पहले क्या होते थे? इससे पहले होते थे जो राज प्रमुख होते थे ना, वो होते थे। सबसे पहले राज प्रमुख कौन थे? भान सिंह थे, फिर भान सिंह थे, भूपाल सिंह थे, भान सिंह थे, भीम सिंह थे और भूपाल सिंह थे, है ना। फिर हीरालाल शास्त्री थे और फिर ये गुरुमुख निहाल सिंह हुए। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह 1956 में राजस्थान एकीकरण के बाद प्रथम राज्यपाल बने थे। राजस्थान एकीकरण 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट हुआ ना, तब बने थे ये। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल थे। टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। मित्रों देखो प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे हीरालाल शास्त्री। कौन थे? हीरालाल शास्त्री। और यदि प्रश्न ये आए कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित और मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा जयेंद्र व्यास, है ना। इसमें पूछा है प्रथम, प्रश्न में क्या आया है कि प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, क्या प्रथम निर्वाचित, तो इसका आंसर हो जाएगा टीकाराम पालीवाल।
यदि प्रश्न होता प्रथम मनोनीत तो हीरालाल शास्त्री, प्रथम निर्वाचित और मनोनीत दोनों तो इसका आंसर होता जयेंद्र नारायण व्यास। राजस्थान में पंचायती राज का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? ये हुआ था नागौर में बगदरी गांव से पंचायती राज का शुभारंभ। पंचायती राज का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले के बगदरी गांव से हुआ था। अब है भारत और विश्व भूगोल। ग्रेट बैरियर रीफ जो विश्व के सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली है किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में है मित्रों। ग्रेट बैरियर रीफ कौन से महासागर में है? प्रशांत महासागर में। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्व तट पर प्रशांत महासागर में कोरल सागर में स्थित है। वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ानों के लिए आदर्श मानी जाती है? तो यह समताप मंडल। वायुयान किस में उड़ते हैं? समताप मंडल में उड़ते हैं मित्रों। समताप मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती इसलिए उड़ते हैं। भारत की किस नदी को वर्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी। गोदावरी नदी को वर्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है मित्रों। ये सभी नदी जो प्रायद्वीपीय नदियाँ है कृष्णा, कावेरी, गोदावरी है ना, परंतु जो राजस्थान के पश्चिमी की ओर बहने वाली 2 ही नदी है नर्मदा और ताप्ती। भारत में मानसून का फटना सबसे पहले किस राज्य में होता है? केरल में होता है मित्रों। मानसून का फटना कहते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन सबसे पहले केरल तट पर होता है। भारत में किस प्रकार के वन सबसे अधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है वो सबसे अधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। कौन से? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं। पश्चिमी घाट को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया गया था? 2012 में। जो पश्चिमी घाट है ना उसको यूनेस्को ने विश्व विरासत में शामिल किया 2012 में। पश्चिमी घाट को उसकी उच्च जैविक विविधता के कारण 2012 में विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया है। कोयला उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? नवीनतम आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़। तो नवीनतम आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ का कोरबा क्षेत्र है वो कोयला उत्पादन में भारत के शीर्ष स्थान यानी प्रथम स्थान पर है। आगे इतिहास से संबंधित प्रश्न है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के बीच विभाजन हुआ था? तो ये 1907 का सूरत अधिवेशन में 7 सूरत, याद रखना 7 से सूरत है ना, नरम दल और गरम दल का विभाजन हो गया था। नरम दल और गरम दल का क्या हो गया था? विभाजन। कांग्रेस 2 दलों में बंट गई थी। सूरत अधिवेशन 1907 में राजनीतिक मतभेदों के कारण कांग्रेस का विभाजन हो गया था। मुद्रा राक्षस नामक संस्कृत नाटक की रचयिता कौन है? विशाख दत्त है। मुद्रा राक्षस नामक संस्कृत नाटक की रचयिता कौन है? विशाख दत्त है मित्रों। विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस मौर्य काल की राजनीति का वर्णन करता है। मेवाड़ के किस शासक को कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था? तो महाराणा कुंभा ने करवाया था। कुंभ स्वामी जो मंदिर है उसका निर्माण महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ के कुंभ स्वामी मंदिर सहित कई मंदिरों का निर्माण करवाया था और उन्होंने लगभग 84 दुर्गों का भी निर्माण करवाया था। राजस्थान में एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने किया था मित्रों। एक ही याद रखना, एक ही आंदोलन का जो नेतृत्व है किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने। एक ही आंदोलन को भूमट भील आंदोलन भी कहते हैं का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने किया था। ग्रासीय जनजातियों के लिए किया था, ये भी याद रखना। तो ढोला मारूरा दुआ ग्रंथ की रचना किसने की है? कवि कलोल ने की है। ढोला मारूरा दुआ कवि कलोल। ढोला मारूरा दुआ की रचना कवि कलोल ने की थी। आगे है चार बेत जो राजस्थान की एक प्रमुख लोक नाट्य शैली है, कहाँ की प्रसिद्ध है? ये है टोंक की। चार बेत जो राजस्थान की एक प्रमुख लोक नाट्य शैली है, कहाँ की है? टोंक की है। चार बेत नाट्य शैली राजस्थान में टोंक क्षेत्र में शामिल है। इस प्रकार मित्रों हमने ये 2024-25 के जो क्वेश्चन थे आरपीसी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में जीके से संबंधित सभी को हमने देख लिया है। मित्रों अपने यूट्यूब चैनल अशोका हिंदुस्तानी को ज़रूर सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आपका भी किसी प्रकार का कोई सुझाव हो तो बिल्कुल कमेंट में आप बताओ। जैसे ये वीडियो इसलिए मैंने बनाया है कि एक बच्ची ने ये कमेंट किया था, लड़की ने कमेंट किया था कि इस टॉपिक वीडियो बनाना चाहिए सर, तो इस पर मैंने आज ये वीडियो बनाया है। ओके, थैंक यू दोस्तों।